दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एवं आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये दर्रा नाथुला भारत चीन सीमा पर स्थित है। इसे 2006 में व्यापार के लिए खोला गया था। तो याद कर लीजिए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जबकि नगरीय जनघनत्व के मामले में पहले स्थान पर बिहार और द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर विकल्प में पश्चिम बंगाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नगरीय घनत्व के मामले में पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक नगरीय घनत्व वाला राज्य है इन विकल्पों में से। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, कानपुर, झांसी, लखनऊ या वाराणसी में। तो सही उत्तर है झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ते हैं और इनका आपस में मिलने का स्थान झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये पुराना प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या यानी ओल्ड एज पॉपुलेशन का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो ये देश श्रीलंका है। दोस्तों आप जान लीजिए, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद? तो सही उत्तर है प्रति व्यक्ति उत्पाद। दोस्तों, देश की आर्थिक वृद्धि की माप सकल घरेलू उत्पाद से की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग आते हैं, जबकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया से मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटाया जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है दोस्तों, आप जान लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को आर्थिक समृद्धि की माप के लिए सबसे जो उपयुक्त माप है ये आपका सही हो जाएगा। तो आर्थिक वृद्धि जो है इसको सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद, और इसके साथ ही साथ आप जान लीजिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि आर्थिक समृद्धि की माप के लिए सही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर जो देखा जाए तो इसमें से कोई विकल्प आपका देखा जाए तो सही नहीं होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है आर्थिक व्यक्ति की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप हो जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आधारभूत ढांचे में
5 तत्वों की पहचान की गई है। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा पेयजल, चौथा आवास और पांचवा सड़कें। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, इनके विकास की जो है महत्वपूर्ण योजना है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई या ये सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कई वित्तीय संस्थान और बैंक बीमा कंपनियां हैं। इनमें देखिए आईडीबीआई, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, जीआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक भी हैं। तो इसमें से ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग है, वो जो है राजस्व बंटवारे का प्रावधान करता है और इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग जिसको प्रोविंशियल सिविल सर्विस कमीशन कहा जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग। तो आप देख लीजिए योजना आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 से 315 तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था, इसके अलावा और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आप जान लीजिए वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक गैर संवैधानिक निकाय नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर है 100। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या 100 है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं ये खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि पंचायत राज अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत, और इन तीनों स्तर पर पंचायत के सदस्यों को लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या टीबी सप्रू ने? तो सही उत्तर है टीबी सप्रू ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने 1945 में सरकार के समक्ष समर्पण किया। सरकार ने सैनिकों पर निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया और लाल किले में सैनिकों पर मुकदमा चला। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो सही उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी और 1908 में राजद्रोह के कारण 6 वर्ष की सजा हुई। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931।
दोस्तों कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और इस मांग के लिए प्रस्ताव प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले केवल कम्युनिस्ट सदस्य थे। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला विला या एडवर्ड टेरी? तो सही उत्तर है विलियम हॉकिंस। दोस्तों विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। विलियम फिंच विलियम हॉकिंस के साथ जहांगीर के काल में आया था और एडवर्ड टेरी एक इटली वासी था। ये जहांगीर के काल में ही आया था। लेकिन आप देखिए कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए, मेरास्मस, पेलाग्रा, बेरी या रिकेट्स? तो सही उत्तर है मेरास्मस। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण मेरास्मस रोग होता है और इस रोग में शरीर का वजन 60% तक घट जाता है और इस रोग में बच्चे के सभी ऊतक और पेशियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये कुपोषण की स्थिति प्रोटीन की कमी से होती है जिसके कारण शरीर की वृद्धि और विकास में बाधा आती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे? तो आप जानते हैं हरे पौधे। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा और अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन बनाते हैं। मोर, गाय, बाघ आदि उपभोक्ता हैं जो उत्पादकों का भक्षण करते हैं। तो हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आप जान लीजिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की गई है और देखिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप जानते हैं क्लोरीन गैस ये जो है दोस्तों जीवाणु नाशक है और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो है ये क्लोरीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। क्लोरीन शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सा? अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी या सूक्ष्म तरंगे? तो सही उत्तर है अल्ट्रा वायलेट रेज यानी परावैंगनी विकिरण। दोस्तों ओजोन परत में ओजोन गैस यानी O3 सूर्य के विकिरण की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और उन्हें पृथ्वी तल तक पहुंचने से रोकती है, जिसके कारण ओजोन परत भूमंडल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है और ओजोन क्षरण और विनाश का प्रमुख कारण हैलोजन्स और CFC है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? कोलंबिया, ब्राज़ील, भारत या इथोपिया?
तो सही उत्तर है ब्राज़ील। आप जान लीजिए ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है और ये विश्व के 25% कहवा उत्पादन का अकेले उत्पादन करता है। यहाँ के बड़े बागानों में कहवा उत्पादन किया जाता है और इन बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आप देखेंगे जापान। यहाँ पर चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान में अगर जो देखेंगे तो भारत और चीन में जो है वनाच्छादन बहुत कम है। मानक से जो 1/3 मानक होता है उससे भी कम है, लेकिन इंडोनेशिया में 50% से अधिक और जापान में लगभग 70% वनाच्छादन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिनके उत्पादन से पर्यावरण की क्षति न हुई हो, यानी जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1931 से दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान प्रश्न, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है और आप जान लीजिए कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भूमिगत जल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, इसको दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। देखिए बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो सही उत्तर है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। ये ज्वालामुखी के वाष्प में, समुद्र में और एक अनेक खनिजी जलों में मिश्रित होता है। आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा से पेट में दर्द, त्वचा पर असर और रक्त कणिकाओं के निर्माण पर असर पड़ता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता के भंडार कहे जाते हैं और यहाँ पर जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर है प्रतापगढ़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था से कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, आपको बताना है। ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यह लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, इसलिए ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।